जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगी जिसके लिए हमारे पूरे पाकिस्तान के वो स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टडीज़ करना चाहते हैं वो स्ट्रेस्ड आउट हैं कि हमने यूरोप में जाना है, शेंजन कंट्रीज़ में जाना है फॉर स्टडीज़। हमें फ्रांस जाना चाहिए या जर्मनी जाना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस पर हम फ्रांस को सिलेक्ट करें ताकि हम वहाँ का प्रोसेस करें, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस पर हम जर्मनी को सिलेक्ट करें कि हम जर्मनी जाएँ फॉर हायर स्टडीज़, और कोई ऐसी हमें वीडियो देखने को मिले जिसमें हमारे तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएं कि अगर हम इन दोनों में से किसी एक कंट्री को चूज़ कर रहे हैं तो किस बेस पर, कौन सा ऐसा कंट्री है, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जहाँ पर जाने के लिए हमें बेहतरीन वीज़ा रेशो देखने को मिलेगी, या फिर जल्दी वीज़ा एक्सेस मिलेगी, एम्बेसी में हम जल्दी पहुँचेंगे, या कोई भी ऐसे क्वेश्चंस जो जब आप इन दोनों में से किसी एक कंट्री को चूज़ कर रहे हो फॉर एप्लीकेशन, तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बारीकी से आपको देखने हैं और जिनकी बेस पर आप अपना डिसीजन बनाते हो कि जी हाँ, हम जर्मनी में अप्लाई करेंगे अपने एडमिशन या फिर फ्रांस में अप्लाई करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अंदर मैंने आपको 4 से 5 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स बताने हैं जिसकी बेस पर हर स्टूडेंट अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है और उसको चूज़ करने में भी बहुत आसानी होगी कि मैं जो है वो इन दोनों कंट्रीज़ में से, डेफिनेटली ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तान से प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इन दोनों डेस्टिनेशंस को लाइक करते हैं, और ज़ाहिर है आप 2 जगहों पर तो एक साथ नहीं पहुँच सकते हो, तो इनमें से आपने एक को चूज़ करना है, तो आप किन बेसिस पर करोगे, वही बात मैं इस पूरी वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। इसके अंदर हर पॉइंट आपका होपफुली क्लियर हो जाएगा। जो कुछ आपको ऐसी चीज़ें जिनकी आपको समझ नहीं होगी वो फिर आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपको हर कमेंट के नीचे आंसर्स मिलने वाले हैं टॉप 7 कंसल्टेंट्स की तरफ से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो हम एग्जाम्पलरी जो है ना वो एक चीज़ देखते हैं कि अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के सेम मार्क्स हैं, सेम दोनों की सेविंग्स हैं, सेम उनके ड्रीम है कि हम यूरोप में स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, और कंट्री भी हमने ऐसा चूज़ करना है जो हमें जल्द पे बैक करें। हम अगर वहाँ पर अर्निंग करें तो हम अपनी फ़ी भी ईजिली जो है ना वो उसको पे कर सकें, और हम अर्निंग भी अच्छी करें, हमारी सेटलमेंट के चांसेस भी ज़्यादा हों और शेंजन कंट्रीज़ हों, तो डेफिनेटली उन दोनों को अपनी जो प्रोफाइल है वो इवैल्यूएट करनी है। उनमें से एक वो स्टूडेंट है जो जर्मनी में अप्लाई करना चाहता है, दूसरा वो है जो फ्रांस में अप्लाई करना चाहता है। तो किन किन चीज़ों को वो देखेंगे अप्लाई करने से पहले, अपने इंटरेस्ट उनके क्या हैं, और क्या जो जर्मनी में अप्लाई करना चाह रहा है उसके पास अपना वीज़ा फाइल करने से पहले 36 से 40 लाख रुपए ब्लॉक करवाने की जो है वो कैपेसिटी है। और जो फ्रांस में जाना चाहता है, मार्क्स उसके भी सेम हैं, ज़ाहिर है वो भी एम्बिशियस है स्टडीज़ के लिए, यूरोप में ही जाना चाहता है, तो उसके पास एक अच्छा लेवरेज ये है कि वो विदाउट ब्लॉकिंग एनी अमाउंट वो जस्ट स्टेटमेंट्स देगा और उनको विद क्लैरिटी एक्सप्लेन करेगा और वो फ्रांस में वीज़ा फाइल कर देगा। तो दोनों का जो सिनेरियो है, देखिए जो मेन चीज़ है वो उनके फाइनेंसेस हैं। इसी तरह आप भी अपनी प्रोफाइल को वैल्यूएट कर सकते हो कि क्या आपके पास एक ही दफ़ा में पैसे ब्लॉक कराने की, और वो कितने पैसे, तकरीबन 36 से 40 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ ब्लॉक करवाने की कैपेसिटी है कि आप वहाँ वीज़ा फाइल करने से पहले अपनी अमाउंट जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट आप वहाँ पर ब्लॉक करवाएं। वीडियो में आगे जाके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किन किन बेसिस पे जो है वो स्टूडेंट्स जर्मनी को चूज़ कर सकते हैं, किन वजूहात की बेस पर जो है वो जर्मनी ज़्यादा बेस्ट है और फ्रांस ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी फिलहाल मैं आपको एक जो है वो कंपैरिजन दे रही हूँ कि ये डेफिनेट एक चीज़ है, ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपको जाने से पहले वहाँ पर अमाउंट ब्लॉक करवानी है, और फ्रांस में आपको कोई अमाउंट ब्लॉक करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेटमेंट बेसिस पर, अगर आप फाइनेंसिस को क्लियरली और क्लीन तरीके से आप अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो तो आप डेफिनेटली फ्रांस को चूज़ करें। जब आप फ्रांस और जर्मनी को चूज़ करते हो तो क्या देखते हो, डेफिनेटली आप ये नहीं देखते कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा, कौन सा कंट्री है जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ पर 80% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे पाकिस्तान में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, चूँकि उनका बजट टाइट होता है, तो वो जो चीज़ें स्किप कर देते हैं उनमें सबसे पहले ये है कि वो ये नहीं देखते कि दोनों में से किस कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बेटर हैं। फ्रांस या जर्मनी, दोनों में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो ज़्यादा फेमस है, या फिर कहाँ पर आप जेन्युइनली ईजियर तरीके से अपना वीज़ा फाइल कर सकते हो और वीज़ा रेशो भी ज़्यादा अच्छी है। तो ये वीडियो बेसिकली बनाने से पहले मैंने जो डिफरेंट जगहों पर एक बड़ी रिसर्च की है, जिनकी बेसिस पर अब मैं स्टेप वाइज एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी दोनों का कंपैरिजन डिफरेंट पॉइंट्स में, कि जी हाँ, फ्रांस और जर्मनी दोनों में से आपको अपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग क्या चीज़ चूज करनी है। तो जी हाँ, हम ये देख लेते हैं कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में ही क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, यही कंट्रीज वो क्यों चूज करना चाहते हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि फ्रांस और जर्मनी में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप लो कॉस्ट, लो ट्यूशन फी वाली यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, जिसमें तकरीबन कोई 150 से लेकर कोई 250 यूरोस तक आपकी ट्यूशन फी होती है। बहुत से हमारे जो लाइक स्टूडेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, जिनके पास आइल्स है, यानी डेफिनेटली जो मेरिट पर पूरा आ रहे हैं, उनको लो ट्यूशन फी या फिर नो ट्यूशन फी वाली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इन दोनों कंट्रीज़ में मिल जाती हैं, जो कि मेन बजट बनाती है आपकी ट्यूशन फी। उसके अलावा दोनों ही शेंजन जोन का हिस्सा हैं, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि वहाँ पर आपको जो आप काम करते हो, यानी पार्ट टाइम जॉब्स करते हो, तो वेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं। तो डेफिनेटली यही अगर आप काम किसी और कंट्री में कर रहे हो जहाँ पर आप हैवी अमाउंट्स देकर गए हो और वेजेस आपके अच्छे नहीं, तो डेफिनेटली वो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो इन दोनों
कंट्रीज के बीच में जो है वो हमारे वो स्टूडेंट्स स्पेशली जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, वो इनके बीच में कंपैरिजन इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको जॉब का यानी अपने करियर के डेवलपमेंट का भी अच्छा मौका मिलता है, वहां पर वेजेस भी अच्छे होते हैं, ड्यूरिंग स्टडीज भी वो यानी अच्छा अर्न कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि दोनों ही पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इवन के जो जर्मनी है डेफिनेटली वहां पर भी वीजा रेशो बहुत हाई है, यानी अपॉइंटमेंट्स अगर आपको डिले देखना पड़ता है अपॉइंटमेंट्स में, लेकिन जो ट्रू फाइल होती है स्टूडेंट की, जिन्होंने अच्छी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की होती है, उनको वीजा मिलता है। और जो फ्रांस है, फ्रांस में भी फास्टली ग्रो कर रही है एशियन स्टूडेंट्स की जो मिकदार है, यानी वो भी पाकिस्तानी और इंडियन और दूसरे तीसरे कंट्रीज जो कि एशिया से बिलोंग करते हैं, वहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स का इन दो कंट्रीज को चूज करने का जो मेन रीजन है वो यूनिवर्सिटीज और उनकी लो ट्यूशन फी और वहां पर वेजेस का अच्छा होना और शेंजन जोन में होना इन कंट्रीज का, ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा इन दो कंट्रीज के कंपैरिजन का जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको प्री एप्लीकेशन हर्डल किस कंट्री में आपको देखने को मिल रही है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहां पर जो इवैल्यूएशन बॉडी है, जो एपीएस सिस्टम है, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते हो। एक ऐसा स्टूडेंट जो जर्मनी में अप्लाई कर रहा है, जो पोर्टल्स के थ्रू कर रहा है या डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा है, उसका जो तमाम तर एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो तमाम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एपीएस जो इवैल्यूएशन बॉडी है जर्मनी की, वहां से पास होके जाएंगे। और जैसे ही वेरिफिकेशन ओके होगी, आपका जो एकेडमिक डाटा है वो क्रॉस मैच होगा, तो उसके बाद आपको एडमिशन जारी होगा और फिर ही आप अपना वीजा प्रोसेस कर सकते हो। तो बेसिकली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको मंथ्स लग जाते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो आपने जब एडमिशन अप्लाई करना है तो ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने बहुत ही अर्ली अप्लाई करना है जर्मनी में, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको मंथ्स बिफोर अप्लाई करना पड़ता है, काफी सारे मंथ्स, साल पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है, ताकि आप एपीएस सिस्टम को बाईपास ना करें। जिस भी स्टूडेंट का एपीएस इवैल्यूएशन बॉडी जो है वहां से अगर रिकॉग्निशन नहीं हुई है तो डेफिनेटली वीजा रिजेक्ट होने वाला है। आप वीजा स्टेज तक पहुंच भी जाएंगे, आपका एपीएस क्लियर नहीं होगा, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको आपने अगर कंसीडर करना है तो आपने अर्ली एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कैंपस फ्रांस का सिस्टम है। कैंपस फ्रांस यानी टुडेस इन फ्रांस के थ्रू आपने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, या फिर अगर आप डायरेक्ट भी एडमिशन अप्लाई कर रहे हो फिर भी आपको कैंपस फ्रांस के गेट से होकर गुजरना पड़ता है। ऑल्दो कि आप अगर डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आपके एडमिशन मिलने के बाद कैंपस फ्रांस के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपने अप्लाई ही कैंपस फ्रांस के थ्रू किया हुआ है तो आपको प्री एकेडमिक जो इंटरव्यू होगा वो देना पड़ेगा। तो ये कंपैरेटिवली जर्मनी के एपीएस सिस्टम से कम टाइम टेकिंग है, तो आपको उसकी निस्बत यहाँ पर कम टाइम चाहिए। ऑल्दो कि यहाँ पर भी आपको सारा का सारा जो है वो वेरिफिकेशन और डाटा रिकॉग्निशन ये करनी पड़ती है। जाहिर है आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके मेरिट्स जो है वो चेक हो रहे होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ। और यहाँ पर जो बॉडी है जिसने आपको ओवरऑल जो है वो लेकर चलना है वो है कैंपस फ्रांस। कैंपस फ्रांस के ऑफिसेज जो है वो पाकिस्तान में लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद हर जगह अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर दो तरह के इंटरव्यूज होते हैं, एक प्री एकेडमिक इंटरव्यू होता है और दूसरा प्री काउंसलर इंटरव्यू होता है। जब आप एडमिशन अप्लाई करते हो कैंपस फ्रांस के थ्रू तो आपको समटाइम्स प्री एकेडमिक इंटरव्यू देना पड़ता है और समटाइम्स आपका डायरेक्ट, अगर आप मेरिट पे पूरे आ गए हो, विदाउट इंटरव्यू भी एडमिशन हो जाता है। तो कंपैरिजन अगर हम करें दोनों कंट्रीज का, तो जर्मनी में वो स्टूडेंट्स अप्लाई करें जिनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, यानी जो एपीएस का प्रोसेस, जो अर्ली अप्लाई कर रहे हैं और एपीएस के प्रोसेस में वो कंसीडर हो सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा लेट हो गया है या आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप कैंपस फ्रांस के थ्रू भी कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू एपीएस। तो बेसिकली एक बड़ी जो डिफरेंस है वो एपीएस और कैंपस फ्रांस के बीच में ये भी है कि एपीएस आपकी डॉक्यूमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन है और कैंपस फ्रांस आपकी इंटरव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रांग नहीं भी हैं और आप गुड कम्युनिकेटर हो, आप गुड एक्सप्लेनेटर हो, तो आप अगर इंटरव्यू के अंदर जो है वो उसको अपने इंटरव्यूअर को जस्टिफिकेशंस के साथ अपना अच्छा इंटरव्यू दे देते हो तो आपकी यानी इतनी रिजिडिटी नहीं होती कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स पर ज्यादा जो है ना वो करें। लेकिन जो एपीएस है वो बेसिकली एक बॉटलनेक है। यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स अगर अच्छे नहीं हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स यानी आपका एसओपी, मोटिवेशन लेटर, ये वो चीजें अगर आपकी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, आपकी थोड़ी यानी आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन यहाँ पर होती है और यहाँ पर बिल्कुल भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपकी एपीएस से रिजेक्शन है तो आपकी रिजेक्शन है, यानी यहाँ पर एरर्स के लिए कोई भी माफी नहीं है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। कंपैरिजन में जो दूसरी चीज है वो है जी आपकी मनी टेस्ट। डेफिनेटली आपको देखना है कि आपके पास कितनी अमाउंट है, आपका बजट क्या है। आप अगर जर्मनी में डायरेक्ट जाना चाहते हैं, डायरेक्ट आप अपनी डेस्टिनेशन जर्मनी रखना चाहते हैं तो आपको ब्लॉक्ड अमाउंट चाहिए, ठीक है। ब्लॉक्ड अकाउंट आपका यूनिवर्सिटी में ओपन होगा और आप वहां पर तकरीबन 36 से 40 लाख रुपए ट्रांसफर करोगे, उसके बाद आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये वो अमाउंट है जो आपके पास पड़ी हुई है और आपने उसको बाउंड कर दिया है, फिर आप वहां पहुंचते हो, फिर उसके बाद हर महीने आपको वो वापस मिलती है। ऑल्दो वो आपकी ही अमाउंट है लेकिन वो एक साल के लिए आपने एक जगह पर बाउंड करनी है। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहां पर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, आपको अपने फाइनेंशियल प्रूफ्स दिखाने हैं। अगर आपके पास अमाउंट इतनी देर के लिए बाउंड करने का कोई भी चांस नहीं है तो आप फ्रांस को चूज कीजिए और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिफाई करें, उसको प्रॉपर, उसको जो है ना वो उसकी पार्किंग कराएं अमाउंट्स की। फ्रांस में जो आपने चीज जो तवज्जो देनी है, अगर आप फ्रांस में अप्लाई कर रहे हो तो वो है आपके फाइनेंशियल प्रूफ, और अगर जर्मनी में आपने जिस चीज के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है वो है आपकी फाइलिंग। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल बहुत स्ट्रांग बनाई हुई है तो जर्मनी में आपका वीजा लगता है। अगर आप फ्रांस जाना चाहते हैं
और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके स्पॉन्सर, आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, आपके सोर्स ऑफ फंड्स वेल डिक्लेयर्ड हैं, तो आपको फ्रांस में अप्लाई करना चाहिए, जिसमें आपकी अमाउंट एक साथ बाउंड नहीं होगी। आपके पास चांस है कि आप अमाउंट अपनी शो करवाएं, अपने अकाउंट में रखें और आप उसको इतनी एक पूरे साल के लिए बाउंड ना भी करें। आप वहां जाएं, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आप वो अमाउंट धीरे धीरे निकलवानी शुरू कर दें, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी फ्रांस में मिलेगी। यानी अगर हम एक लाइन में सम अप करें इस बात को, तो वो ये है कि जर्मनी में आप लम सम अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट में, यानी अपने ब्लॉक्ड अमाउंट की सूरत में आप वो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसको एक अपफ्रंट पेमेंट समझ लीजिए, वो आप लॉक करके वहां पर जमा करा सकते हैं। उसकी कोई बहुत ज्यादा आपको जस्टिफिकेशंस देने की जरूरत नहीं है। फ्रांस में अगर आपने करना है तो जो आपसे फंड्स मांगे गए हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कहा गया है, उनको आपने प्रॉपर जस्टिफाई करना है। आपने कोई भी अमाउंट फ्रीज नहीं करनी बहुत ज्यादा देर के लिए, लेकिन आपने उनको मूविंग करते रहना है, अपनी जो अमाउंट्स हैं उनको, और आपने जिस तरह आप अमाउंट्स मूव कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसी तरह आपने उसकी जस्टिफिकेशंस भी तैयार करनी है और वो भी देनी है। तो इस हवाले से जो राउंड 2 है वो क्लियरली, यानी आपको जो मैंने सेकंड सेक्शन बताया उसमें क्लियरली जो है वो फ्रांस की तरफ, चूंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो किसी के पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती कि वो अपने बच्चे को देके उसको इतनी देर के लिए बाउंड कर दें। अगर आपके पास है ये अमाउंट तो डेफिनेटली आपके लिए जर्मनी रिकमेंडेड है। अगर ये अमाउंट आपके पास इतनी देर होल्ड करने के लिए नहीं है तो आप फ्रांस में अप्लाई करें। अब हम जो तीसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है जी आपकी वीजा अपॉइंटमेंट्स एंड वीजा प्रोसेसिंग टाइम। बेसिकली अगर हम फ्रांस को देखें तो फ्रांस की वेबसाइट्स पर भी आपको लिखा मिलेगा, एम्बेसी पर की वेबसाइट्स पर लिखा मिलेगा आपको कि 10 दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपको, वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल जाता है। और हमारा अपना भी एक्सपीरियंस यही है कि आज आपका इंटरव्यू हुआ है, विद इन अ वीक और विद इन 2 वीक आपको आपका डिसीजन मिल जाता है और अपॉइंटमेंट्स भी इजीली और अर्जेंटली अवेलेबल होती हैं फ्रांस के हवाले से। अब हम अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी महीनों वेट करना पड़ता है और आपको अपने डिसीजन के लिए भी महीनों वेट करना पड़ता है। नॉर्मली आपको 5 to 10 वीक्स आपको अपने डिसीजन के लिए वेट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट का जो 4, 5, 6, 7, 8 महीनों का जो इंतजार है वो अलग है। तो बेसिकली जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है वो दोनों कंट्रीज में कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। डेफिनेटली आपका इंटरव्यू हो जाए, आपको एक वक्त बता दिया गया हो कि इतने हफ्तों या इतने दिनों के अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा, वो आप इंतजार कर लेते हैं। जो बेसिक और अनक्लियर चीज होती है वो होती है अपॉइंटमेंट। आपको अगर आपकी वीजा अपॉइंटमेंट के लिए ज्यादा सारे टाइम के लिए वेट करना पड़ता है तो वो आपके लिए जो है ना वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। यानी अगर तो आप बहुत ज्यादा कीनली आप यही चाहते हैं कि जी मैं जर्मनी में ही जाऊं और वही मेरी डेस्टिनेशन है, मैंने जितना वेट करना पड़ा मैं करूंगा, तो फिर आप जर्मनी में ही अपना प्रोसेस करें। यानी आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए एक अच्छा खासा डिले देखने को मिलेगा। आप यहाँ डिले का वेट करें, आप उसको फेस करें और फिर आप जर्मनी को चूज कर सकते हैं। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के लिए, आपको अपॉइंटमेंट हफ्तों में या दिनों में चाहिए, तो फिर आपने फ्रांस को चूज करना है। फोर्थ एंड मेन पॉइंट, सक्सेस रेशो एंड रिजेक्शन रीजंस। बेसिकली अगर हम वीजा सक्सेस की या वीजा रिजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर होना है कि अगर आप अपने फाइनेंसिस को क्लियरली एक्सप्लेन करने के काबिल हैं, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट क्लियर है, उसी तरह की है जिस तरह की एक एम्बेसी को चाहिए, तो आपकी 80 to 90% वीजा रेशो फ्रांस में है। लेकिन अगर आप अपने फाइनेंसिस को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, आपकी फाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, एक्सपेंसेस के हवाले से आप उसके अंदर अनक्लैरिटी है, आपका स्पॉन्सर अच्छा नहीं है, या आपकी यानी अच्छा से मुराद ये है कि उसकी फाइल या उसकी स्टेटमेंट अनक्लियर है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अब हम जर्मनी की बात करें तो वहां पर फाइनेंसिस का इशू बिल्कुल भी नहीं है। आपकी फाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स, आपके एकेडमिक्स, जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है वो फाइल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और आप उसको एक्सप्लेन करें तो आपका वीजा इशू हो जाता है। यानी अगर आपके वीक और अनक्लियर डिपॉजिट्स हैं तो आपको फ्रांस वीजा नहीं देने वाला। और अगर आपकी जेनेरिक या एक बहुत ही कॉमन सी एसओपी है या एमओआई है या कॉपी पेस्टेड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है तो जर्मनी आपको वीजा नहीं देने वाला। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कि आपने अपनी फाइल का कौन सा जो सेगमेंट है वो स्ट्रॉन्ग करना है, किस एम्बेसी के हिसाब से, तो आपने फिर वीजा फाइल करना है। अगर आप जर्मनी के लिए कर रहे हैं तो आपकी फाइल में से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्रांस के लिए कर रहे हैं तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो स्ट्रांगली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को, आपके स्पॉन्सर की फाइनेंशियल कंडीशन को डिक्लेयर कर रहे हों और आपका जो इंटरव्यू है कैंपस फ्रांस में वो बेस्ट होना चाहिए। एट द एंड ये आपसे कहना चाहूंगी कि जर्मनी में बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि इतना ज्यादा वेट नहीं कर पाते और जर्मनी की वीजा रेशो फ्रांस की निस्बत बहुत हाई है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट वीजा प्रोसेस तक एंड तक पहुंचता है तकरीबन 95% स्टूडेंट्स को वीजाज ग्रांट होते हैं। तो फ्रांस के हवाले से अगर हम देखें तो फ्रांस में तकरीबन कोई 80 to 90% वीजा रेशो होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स के साथ, बड़ा क्लियर फाइनेंसेस के साथ जाते हैं और जिनके फाइनेंसेस या जिनके स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं होती, जिनके अंदर एम्बिग्विटी होती है, उन्हीं को रिजेक्शंस मिलती हैं। तो यहाँ पर जो एज है वीजा रेशो के हवाले से वो डेफिनेटली जर्मनी को जाता है। अब आफ्टर वीजा प्रोसेस को अगर हम देखें तो जर्मनी में जो PSW है वो तकरीबन 1.5 साल का है और फ्रांस में PSW 1.5 से 2 साल का होता है। तो आपने वेजेस काउंट कर लेने हैं, आपने ये देख लेना है कि किस कंट्री में मुझे कितनी देर स्टे करने को मिल सकता है और ड्यूरिंग स्टडीज आपको कहाँ पर ज्यादा काम अलाउ है आप कर सकते हैं। लाइक फ्रांस में आपको तकरीबन 20 आवर्स अलाउ होते हैं और जो जर्मनी है वहां पर आपको तकरीबन 120 हाफ, तकरीबन पूरे साल में
120 फुल डे वर्क अलाउ है। तो डिपेंड करता है कि आप दोनों में से किस कंट्री में हो। और जो फ्रांस का वर्किंग मॉडल है वीक टू वीक, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है जर्मनी की निस्बत ड्यूरिंग योर स्टडीज, जब आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो। फ्रांस को जो है वो फ्रांस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग आवर्स के हवाले से मिल सकती है, जर्मनी में नहीं। तो जब भी आपने डिसीजन करना है, आपने ये चीज देख लेनी है कि ओवरऑल इनिशियल बजट आपका दोनों कंट्रीज में किस में ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अगर आप बजट बेस्ड डिसीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्रांस ज्यादा बेहतर है। अगर आप सक्सेस वीजा बेस्ड डिसीजन करना चाहते हैं और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, साल से 1.5 साल का टाइम आपके पास है, तो आप जर्मनी में अप्लाई करें। ठीक है, अगर आपकी फाइनेंसिस की फाइल बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आप फ्रांस को चूज करो। अगर आपके पास एक ऐसा कंसल्टेंट है या ऐसा आपको गाइड करने वाला बंदा है जो आपकी फाइल पहले दिन से यानी 6 मंथ से या 5 मंथ से आपकी फाइल को यानी आपकी स्टेटमेंट्स को मैनेज करवाना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली आप फ्रांस को चूज कीजिए। थैंक यू सो मच।